बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन करेगा जारी, मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेबी चीफ पर 3 जगह से लाभ लेने का आरोप। कांग्रेस बोली बोर्ड में रहते हुए आईसीआई से 16 करोड़ सैलरी ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों को पुलिस ने घसीटा, टांग कर उठा ले गए। लखनऊ में जबरन गाड़ी में भरा। आप विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वर्क बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में घर पर 4 घंटे की पूछताछ। सपा नेता नवाब सिंह यादव का रेप पीड़िता बच्ची के साथ डीएनए सैंपल हुआ मैच, बलात्कार की पुष्टि, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जमुई में आतंकियों की फायरिंग से एक जवान शहीद, मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर चलाई गोली, सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुक्ला और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। पुलिस बल के प्रयोग के बीच साथी अभ्यर्थी और पुलिस अरशद को अस्पताल लाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? देखिए, ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो आज जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। लगभग जो है काफी लंबे वक्त तक जो है इनका प्रदर्शन जो है वो चलता रहा। इसके काफी मशक्कत के बाद पुलिस को ने अपने बल के साथ में प्रयोग करते हुए इन सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजने का प्रयास कर रही थी। वहीं पर एक अभ्यर्थी के जो है वो दौरा पड़ा हुआ, दिल का दौरा, जिसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यानी कि पहले उसे सिविल हॉस्पिटल लेके गया गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने उसको रेफर कर दिया, सीधे वो जो है उसे केजीएमयू में भेजा गया है। अभ्यर्थी का जो नाम है वो इरशाद है उसका नाम, और वो केजीएमयू में इस समय रेफर किया गया है। केजीएमयू में उसका उपचार जो है चल रहा है। हालांकि अभी तक जो डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो भी इलाज चल रहा है वो गंभीरता पूर्वक चल रहा है, और इसके साथ ही साथ में अभी बच्चे की तबीयत है, स्वास्थ्य है, वो सही है। और लेकिन फिलहाल अभी इनको एक दिन और यहाँ पर हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। हालांकि ये अभ्यर्थी जो है केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी बीच जो है इसके अटैक आया है लड़के के। उसके बाद उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहा था अभ्यर्थी, हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अभ्यर्थी इरशाद को केजीएमयू के लिए रेफर किया गया है। केजीएमयू में अभ्यर्थी इरशाद की एंजियोप्लास्टी होगी। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर लोग कर रहे थे प्रदर्शन। हम लोग सिर्फ उप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सिर्फ उप मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं मुलाकात। और सीधे आपको आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलते हैं, जहां पर सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसमें से अब हवा निकलनी शुरू हो गई। सबसे पहले हवा तब निकली जब मनीष सिसोदिया जी को बेल दी और कोर्ट ने कहा कि आप ये पिक एंड चूज करते हैं, आप किसी को जेल में डाल देते हैं, आप कहते हैं कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करेंगे। मनीष सिसोदिया जी को जब बेल डिनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तब 30 अक्टूबर को ईडी के वकील ने कहा था कि हम 6 से 8 महीने में पूरी ट्रायल, पूरा मुकदमा खत्म कर देंगे। सोचिए, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और 8 महीने ये हो गए, 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। आज से 2 महीने पहले तक ट्रायल खत्म हो जाना था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। 350 गवाह अभी आपको जो है उनको कोर्ट के अंदर गवाही देनी है, फिर उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, फिर 50,000 पन्ने के जो सो कॉल्ड एविडेंस है उसके ऊपर बहस होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। तो कैसे होगा? इसीलिए लगातार कोर्ट जो है हमारे लोगों को, अब देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार जो है जमानतें दे रही है, क्योंकि कोर्ट अब ये बात कह रही है कि आपका मुकदमा खत्म होने वाला है नहीं, और आप चाहते हैं कि महीनों तक, सालों तक लोगों को जेल में रखा जाए। वो संभव नहीं है। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लिबर्टी देता है, और वो जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो तमाम तरीके के कानून, एक्ट्स और स्पेशल एक्ट्स के ऊपर है। लिहाजा इसीलिए जो है अब लगातार ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बेल देश की सबसे बड़ी अदालत दे रही है। कोई सवाल है तो आप बताइए। बिल्कुल, मैं उसी विषय में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली, उसके बाद के कविता जी को बेल मिली, आज विजय नायर जो हैं उनको भी बेल मिल गई है। ये बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कही जा सकती है कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और केंद्र सरकार, ईडी और सीबीआई के लिए एक बड़ी शिकस्त है कि वो लगातार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अभी दिल्ली में चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी किस तरीके से सवाल खा रहे हैं दिल्ली को लेकर भी, ये क्या तय माना जाए कि दिल्ली में किसी प्रकार का कोई गठबंधन काम नहीं करेगा? राहुल गांधी जी के सवाल से हम सहमत हैं। एलजी साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, क्यों समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा। हम तो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कई बार सिफारिश कर चुके हैं। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के वर्करों को जब मन करता है जो है एलजी साहब उनको सैंक्शन देनी बंद कर देते हैं, उनका विभाग सैंक्शन देना बंद कर देता है, उनको गरीब लोगों को निकाल दिया जाता है। बस मार्शलों को निकाल दिया गया। हमारे अस्पतालों के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लोग काम कर रहे थे, वहां से निकाल दिया गया। पूरी तरीके से सर्विसेज डिपार्टमेंट और एलजी साहब के अधीन आने वाले सर्विसेज डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सर्विसेज डिपार्टमेंट की मनमानी चल रही है। ये मनमानी बंद होनी चाहिए। अब देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी आईटी सेल के 3 नालायकों ने बलात्कार किया। क्या उनके घर बुलडोजर से तोड़े गए? ब्रिजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे देश की पहलवानों की इज्जत पे हाथ डाला।
क्या बृजभूषण शरण सिंह का घर तोड़ा गया? कुलदीप सिंह सेंगर ने एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार किया, बाद में उसके बाप की हत्या करवा दी। क्या कुलदीप सिंह सेंगर का घर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि वो इन लोगों के घर तोड़ सके। जो बिल्डोजर है, ये बिल्डोजर जो है पिक एंड चूज। जो बात सीबीआई और ईडी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कही, वही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये पिक एंड चूज करती हैं। और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सुन रहे थे तो सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने भारत के प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड सेबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि सेबी की भूमिका शेयर बाजार को विनियमित करना है, जहां हम सभी अपना पैसा लगाते हैं। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये कैबिनेट प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नियुक्ति सीमित है। सेबी की अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में 2 सदस्य हैं। जब वो सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 2017 से 24 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की नियमित आय ले रही थी। आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी हैं। आप आईसीआईसीआई से वेतन क्यों ले रही थी? बाकी आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देता है। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं। और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप। सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्सर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41 लाख रुपए लिए, 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की गई। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर 74 डिप्टी एसपी पास आउट हुए। इनमें 18 महिला और 56 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान अंतःकक्षीय विषयों, बाह्य कक्षीय विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। इन प्रशिक्षुओं ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना करते हुए आप सभी 74
पुलिस उपाधीक्षकों को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल, सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भी मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस दौरान अपने परिश्रम, लगन और मनोयोग से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता, अभिभावक, अन्य मित्रों, सहयोगियों और अकादमी के प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए भी मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अंतः कक्षीय प्रशिक्षण के अंतर्गत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जहां अध्ययन कराया गया, वहीं साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इन नए कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षण इन सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया गया। और इसी बीच आपको कटरा से खबर बता देते हैं। कटरा से खबर, जहां पर माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड। कटरा से खबर, एक श्रद्धालु घायल, कुछ श्रद्धालु के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बरबराकर गिरा मलबा। माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर हेलीपैड के पास हुआ है भूस्खलन। कटरा मार्ग पर हुआ भूस्खलन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं के फंसे होने की आशंका, एक श्रद्धालु घायल। श्रद्धालुओं के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माता वैष्णो देवी भवन मार्ग हेलीपैड के पास से हुआ लैंडस्लाइड। माता वैष्णो देवी भवन हेलीपैड के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका, एक श्रद्धालु घायल बताया जा रहा है। बरबराकर गिरा मलबा, श्रद्धालु में मची अफरा तफरी।
और दिल्ली से खबर, जहां पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत, लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत और किसी दोषी का भी घर गिराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दिशा निर्देश तय करेंगे, एक ही दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। 17 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिशा निर्देश तय करेंगे, एक ही दिशा निर्देश पूरे देश में होगा लागू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत। सुनवाई की गई थी, सुनवाई हुई थी मध्य प्रदेश के मौसिम खान के तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई की और उसमें केंद्र सरकार से लेकर कई प्रदेश सरकारों को भी फटकार लगाते कहा कि किसी को भी किसी मामले पर आरोपी बनाया जाता है तो तत्काल बुलडोजर से उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाते हैं या फिर कोई उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई नहीं करता है, किसी का भी घर गिराने की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद तत्काल जाकर पुलिस किसी भी सरकार के इशारे पर, किसी अधिकारी के इशारे पर जाकर किसी का घर आप नहीं गिरा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा बाकायदा कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई 17 सितंबर को फिर बेंच करेगी। तो 2 बेंच BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। इस मामले में खास कर मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार का। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार आए दिन किसी न किसी मामले में, और खासकर उसमें 2 नामों का भी जिक्र किया गया, किसी 2 विशेष समाज से जुड़े हुए कोई अगर आरोपी होते तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर तुरंत पहुंचता है, उन से बरी हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा कि, और इसके साथ ही साथ दूसरा और कहा गया कि आपराधिक क्षेत्रों को छोड़कर अगर किसी ने अवैध कब्जा करके सरकारी जमीनों पर अगर घर बनाया है और उन मामलों में भी अगर कोई शिकायत होती है, जांच होती है, तो जांच होने से पहले किसी का मकान गिराया नहीं जा सकता, भले वो सरकारी जमीन पर बना हो, अवैध तरीके से बनाया गया हो, या फिर वो किसी आपराधिक मामले में लिप्त हो और अवैध तरीके से कारोबार करके पैसा कमा के मकान बनाया गया हो। कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बाद भी किसी का मकान गिराया जा सकता है। और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों के बेंच ने कहा, BR गवई और KV विश्वनाथन ने, कि कहा कि अगर कोई दोषी हो जाता है तो उसमें घर का क्या रोल है, किसी के मकान का क्या रोल है उस अपराध में शामिल होने, इसलिए मकान गिराने से पहले सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, उसके बाद ही मकान गिराया जा सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल के तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गई कि अपराधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अपराधियों को डर पैदा करने के लिए और अपराध रोके जा सके और लोग अवैध कब्जा करके मकान न बनाए, सरकारी भूमों पर अवैध कब्जा रोका जाए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस तरह की कार्रवाई और प्रशासन करता है। लेकिन दोनों जजों की बेंच से सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई घटना होती है, अवैध कब्जा होता है, अपराध होता है, कितना बड़ा भी अपराध हो, लेकिन सीधे मकान पर कार्रवाई नहीं हो सकती, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी अवैध निर्माण के फेवर में नहीं है। 17 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। और कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नवाब सिंह पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला, पुलिस के पास आई DNA जांच की रिपोर्ट। नवाब सिंह यादव का DNA सैंपल मैच हुआ। DNA सैंपल मैच होने से नवाब की मुश्किलें बढ़ी। नवाब सिंह यादव का DNA सैंपल मैच हुआ, एसपी की तरफ से ये बयान आया है। कन्नौज से खबर, नवाब सिंह पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला। जांजगीर चांपा
से बड़ी खबर, जहां पर स्कूल में विद्यार्थियों ने जोड़ा तालाब। बलौदा विकासखंड के ग्राम मड़वा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 शिक्षकों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जीके दुबे व एस दास पर गायब रहने का आरोप। स्कूल के बाहर बैठे बच्चों संग अभिभावक, मौके पर पहुंची बीओ सहित राजस्व टीम। जीके दुबे व एस दास पर गायब रहने का आरोप। चिरमिरी के गोधरीपारा सामुदायिक भवन में एकत्रित हुए स्थानीय निवासियों की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर मंत्री से चर्चा की। चर्चा के दौरान बड़ी समस्या जर्जर सील भवन, पानी और साफ सफाई रही, जिससे लेकर मंत्री ने कहा कि चिरमिरी जैसे जैसे धीरे उजड़ा है, वैसे ही धीरे धीरे विकास करेगा और 5 साल का विकास ही उसको कैसे रफ्तार देगा, आप सब देखेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों को शिकायत का निराकरण भी किया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर के साथ में तैयारी कर रही है। हरियाणा के चुनावी रण में जीत का बिगुल बजाने के लिए भाजपा ने अपने सियासी दिग्गजों को हरियाणा की रणभूमि में उतार दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जगाधरी विधानसभा के त्रिदिव सम्मेलन में पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। उनके उत्साह को देखकर लगता है कि भाजपा तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी और यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी जीतेगी। आज त्रिदेव सम्मेलन था और कितना अपार उत्साह, हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति है और मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक जीत की तरफ जगाधरी विधानसभा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और 1 to 1 मेरा काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और जिस तरह से लोगों ने यहाँ के विकास को लेकर के चर्चा की और बहुत सारे विकास के ऐसे बिंदु, चाहे वो बस स्टैंड का निर्माण हो, चाहे नाले का निर्माण हो, चाहे लगातार बिजली की उपलब्धता हो, या एमएसपी पर खरीद का विषय हो, या शानदार सड़कों का निर्माण हो, या पुलों का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं का सम्मान। तो लगातार 1 to 1 में लोगों ने जो कार्यकर्ताओं ने बताया है, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। अब देखिए आप, रात के 8:45 बजे हैं और अपना आप कैमरा मूव करोगे तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हैं, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ। और जब आदमी परिवार के रूप में काम करता है, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ एक परिवार भाव में कार्यकर्ता काम कर रहा है, और जब परिवार भाव में कार्यकर्ता काम करता है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं। हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो चुका है। टिकट को लेकर भी होड़ लगी हुई है। तो वहीं गोयल बंधुओं ने गुरुग्राम में आज मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इस बार गुरुग्राम में बीजेपी की तरफ से टिकट नवीन गोयल को मिलनी चाहिए। पिछले 5 साल से वो गुरुग्राम में लगातार जनहित के काम कर रहे हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, अन्य कोई काम हो, नवीन गोयल ही सब करा रहे हैं। इसलिए टिकट के असली हकदार वो ही हैं। छत्तीस बिरादरी जहाँ भी जाना हो, आपके टिकट के लिए हम 24 घंटे वहाँ पर तैयार हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर है गोगामेडी से, जहां पर प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में देवस्थान विभाग के बिना अनुमति के लगी अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने कहा कि मेले में अवैध रूप से विभाग के टेंडर प्रक्रिया में भाग लिए अवैध दुकानों का संचालन किया जाता है। मेले में विभाग की अनुमति के बिना चल रही इन दुकानों की संख्या 200 से भी अधिक है, जिन पर कार्रवाई करते हुए आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्रवाई की गई। अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई के चलते मेला क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आज देवस्थान विभाग द्वारा जो देवस्थान विभाग की जमीन अवैध रूप से अतिक्रमण की दुकानें हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध रूप से अभी तक इन लोगों को आवंटित नहीं हुई, उन
अनावंटित दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए हमें लिखा गया था। इसके पालन में हमने पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध करवाया है और हमारे द्वारा सहयोग करके जो देवस्थान विभाग की जमीन को खाली करवाया जा रहा है। नियमित प्रक्रम है मेले के दौरान, चूँकि मेले से पूर्व ही हम लोग नीलामी करके जो है दुकानें आवंटित करते हैं, किंतु उसके बावजूद भी जो है कुछ दुकानें जो नीलामी होने से रह जाती है, लेकिन उस पर कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जो है अतिक्रमण करके जमे बैठे रहते हैं। उसकी वजह से जो लोग नीलामी से बोली पैसे देकर छुड़ाते हैं दुकान, उनको बड़ी परेशानी होती है। उनकी शिकायत थी, प्रशासन ने लगातार 3-4 राउंड करे हैं अतिक्रमण हटाने के। आज ही हमारा लगभग चौथा राउंड चल रहा है। अगली खबर भिंड से है, जहां पर लड़की के प्रेमी के साथ मारपीट हुई है। परिजनों ने घर में चोर घुसने की अफवाह पर पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान प्रेमी युवक ने दम तोड़ दिया। पूरा गांव आपको बता दें कि पूरा गांव लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। भिंड के मिहोना थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जाती है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इलाज के दौरान प्रेमी युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो ये जो भाजपाई उछल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है प्रकृति का खेल है, ये सब बदलता है टाइम, और इसका हिसाब जनता लेगी समय आने पर। विजय नायर को भी बेल मिली है, अब आगे अरविंद केजरीवाल जी को भी बेल मिलेगी, सबको बेल मिलेगी, क्योंकि मामला ही झूठा बेबुनियाद है। बुलडोजर को लेकर बुलडोजर बहुत बेवफा है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है, छतरपुर में भी चलता है। इसलिए हिंदू मुसलमान सबको मिलकर बुलडोजर का विरोध करना चाहिए। थैंक यू। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी आई है उस पर संजय सिंह को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं। मैहर के सीमेंट प्लांट में 1 सप्ताह के अंदर 2 श्रमिकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कल रात पानी की टंकी के ब्लास्ट हो जाने से श्रमिक की मौत हुई। मौत के बाद सुबह से ही सीमेंट प्लांट के श्रमिक आक्रोशित होकर प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हो गए, जिन्हें लोकल दबंगों ने उद्योग की तरफ से डराने धमकाने का प्रयास किया ताकि मामला शांत हो जाए। जब मामला शांत नहीं हुआ तो श्रमिकों को काबू करने के लिए पुलिस को सूचना दी गई। श्रमिक बिहार का बताया जाता है। इस पर वरिष्ठ समाजसेवी बजरंगी सेना के जिलाध्यक्ष महेश तिवारी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करते हुए मृतक परिवार को अल्ट्राटेक फैक्ट्री से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मैहर से खबर। पानी की टंकी में ब्लास्ट होने से श्रमिक की मौत हुई थी और हमारे साथ में प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं मैहर से। उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, पानी की टंकी के ब्लास्ट होने से श्रमिकों की मौत हुई थी, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि परिजनों की ओर से यहाँ पर आक्रोश जताया गया है। दरअसल मामला मैहर के सरला नगर में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट का है। कल रात 9 बजे के पास श्रमिक खाने के बाद टंकी के पास हाथ धोने गया था। कॉलोनी है, कॉलोनी में टंकी बनी।
वहाँ हाथ धोने गया था, उसी वक्त टंकी ब्लास्ट हुई है। किन कारणों से हुई है बताया जा रहा है, घटिया निर्माण के कारण टंकी भी मतलब वो भिसक गई है, गिर गई है, उस कारण से ब्लास्ट हुई है, जिससे श्रमिक दब गया है, उसके पैर में चोट आई है। उसको इलाज के लिए पहले मैहर ले जाया गया, फिर सतना ले गए, फिर जबलपुर ले गए, फिर जबलपुर में उसकी मौत हो गई। सुबह 4 बजे यहाँ जो श्रमिक रहते हैं उनको जानकारी मिली, उसके बाद सभी श्रमिकों ने सुबह सुबह कंपनी में हंगामा कर दिया, काम रोक दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो देखिए, श्रमिकों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिला है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर 2 श्रमिकों की मौत के बाद श्रमिक यहाँ पर इकट्ठा होकर आक्रोशित नजर आए हैं, विरोध दिखाते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहाँ पर एसपी के नेतृत्व में पुलिस को कामयाबी मिली है। सर्विलांस टीम ने 50 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 10,10,000 रुपए है। खोए हुए मोबाइल की सर्विलांस टीम तलाश कर रही थी। कोई मोबाइल पाकर स्वामियों के चेहरे पर आई खुशियां। एसपी ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने के सुझाव भी दे दिए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 10,10,000 रुपए बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने के भी सुझाव दिए हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। श्रावस्ती से एसपी के नेतृत्व में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जनपद श्रावस्ती की सर्विलांस टीम ने पिछले 10 माह से लेकर के अभी तक के 50 मोबाइल जो खो गए थे उनको बरामद किया है और यहाँ पर उपस्थित करीब 36 लोग आए हैं जिनको उनको हैंडओवर किया जा रहा है। इस तरह सर्विलांस टीम को एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में उस टीम ने काम किया और इन लोगों ने पूरी तत्परता से काम करते हुए वीवो, रेडमी और सैमसंग आदि रियलमी के तमाम कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के मोबाइल हैं जिनको बरामद किया, जिनकी कीमत मार्केट में लगभग 10.5 लाख रुपये है। 50 की संख्या में बरामद है, जिसमें आज 36 मोबाइल इनको हैंडओवर किया जा रहा है। फिर इसको बुला करके अलग से दे दिया जाएगा। अगली खबर बहराइच से सामने आ रही है। इस बीच बहराइच से एक बड़ी खबर, मोतीपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बहराइच से बड़ी जानकारी आपको बता दें, पिता ने बेटी का सिर काटकर बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। बहराइच से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सर के साथ दोनों हाथ भी काटकर धड़ से अलग कर दिए। ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शरीर के टुकड़े करने के बाद लाश के पास बैठा रहा पिता। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फराज अंसारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फराज, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है एक पिता ने अपनी ही बेटी को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल, आपको बता दें जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक पिता के द्वारा अपनी ही बेटी खुशबू को, जो 17 साल की है, उसको बेरहमी से काट के हाथ पैर और गर्दन काट दिया गया है और इलाके में दहशत फैला दी गई है। शव के साथ बैठा रहा पिता। ग्रामीण जो है वहां पे देख रहे थे और कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धारदार हथियार से इसने एक एक करके गर्दन काटी है, हाथ काटा है, पैर काटा है और वहीं मौके पे ये मौजूद भी रहा। घटना की जानकारी होने पे थाना मोतीपुर व सीओ मोतीपुर पहुंचे हैं और जांच में जुटे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फराज हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। बड़ी बेरहमी के साथ पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और सिर के साथ ही दोनों हाथ भी काट कर धड़ से अलग कर दिए हैं। आम खबर आपको बता रहे थे बहराइच से। गलत कोई किया है, कोई का गलत मारा है ना? सब लोग हाथ नहीं दियो बस। अंजाम हो जाता, कोई चीज अंजाम का हुई है। तो सर के साथ दोनों हाथ भी काटकर पिता ने अलग कर दिए हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर के न्यूज़ ने
एसपी से भी संपर्क करने का प्रयास किया तो उसे जो नंबर उनके पास नहीं मिला, वो उसे छोड़कर अन्य जगह पर मौजूद थे, जिसके चलते उनसे संपर्क नहीं हो सका है। तो ये बड़ी घटना बहराइच से सामने आई है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात। पिता ने बेटी को बड़ी बेरहमी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कंगना रनौत के किसानों पर की गई टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पार्टी प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। पुलिस ने पार्टी प्रदेश कार्यालय के पास बैरिकेडिंग भी लगा दी है और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को दस्तब्बे चौराहे पर जाने से रोका गया है। किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशोक कमांडो के नेतृत्व में प्रदर्शन की बात सामने आई है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं। लेखपालों का एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन। शिकारपुर तहसील में लेखपालों का धरना प्रदर्शन। तहसील अध्यक्ष ने एसडीएम पर लगाया आरोप। लेखपालों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। एसडीएम शिकारपुर ने लेखपालों को सुनाया तुगलकी फरमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी परमिशन के कोई लेखपाल कार्यालय में नहीं करेगा प्रवेश, परमिशन के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये तुगलकी फरमान सुनाया गया है। दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिकारपुर तहसील में चल रहा धरना। एसडीएम शिकारपुर ने लेखपालों को तुगलकी फरमान सुनाया है और कहा कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। इसका दिनांक 30/8/2024 को महोदय के द्वारा अपने कार्यालय में बुला के खुद मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनको उनके द्वारा कर्मचारी भी नहीं माना गया और यहाँ तक भी कहा गया कि वो आप जो है मेरे कार्यालय में मेरी परमिशन के बिना ना तो एंट्री करेंगे और ना मेरी परमिशन के बिना किसी कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया। अच्छा, जब लेखपालों के साथ आप तहसील अध्यक्ष होने के साथ साथ आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है एक अधिकारी के द्वारा, तो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार होगा? और आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसको लेकर आप धरने पर भी बैठे हैं। अगर आपके जो जिस तरह दुर्व्यवहार किया है अपनी गलती को नहीं माना जाता है तो क्या धरना आपका चलता रहेगा? हाँ, हमारे साथी और हम जो है यहाँ इसी कारण से उसी दुर्व्यवहार से आहत होकर यहाँ पर बैठे हैं। यदि एसडीएम महोदय के द्वारा हमारे साथियों के बीच में आके अपने व्यवहार के प्रति उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया है तो हमारा ये धरना निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, आज आपके यहाँ जो तहसील अध्यक्ष हैं लेखपाल संघ के, उनके साथ में बताया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीएम शिकारपुर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे और ये जो धरना है कि कब तक चलता रहेगा? मैं पत्रकार बंधुओं को अवगत कराना चाहूँगा कि सम्मानित तहसील अध्यक्ष श्री हरीश कुमार जी ने इनके अन्य साथियों के साथ जब वो एसडीएम साहब के चैम्बर में वार्ता करने के लिए गए थे, सरकारी कार्य के परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने गए थे, तो उनके द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार का दुर्व्यवहार आज तक हमने अपनी सर्विस लाइफ में नहीं देखा है कि किसी अधिकारी ने अपने कर्मचारी से इस तरह का व्यवहार किया हो। हम उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध हैं और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उनके इस व्यवहार की निंदा करता है। अच्छा, अगर जिस तरह से एसडीएम के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, क्या आपने उच्च अधिकारियों को एडीएम या डीएम उनको अवगत कराया है? मेरे द्वारा श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन साहब को इस घटना से फोन पर और व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में और जहां जो लेखपालों का लगातार सुबह से ही देखा जा रहा है धरना चल रहा है और धरने से कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान अपने काम के लिए आ रहे हैं लेकिन धरने की वजह से लेखपालों द्वारा किसानों का कार्य नहीं किया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ यहाँ देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान जो लेखपाल हैं वो पूरी तरह से सुबह से धरने पर बैठे हुए। जो इन लेखपालों का जो आरोप है, लेखपाल के तहसील अध्यक्ष का जो आरोप है, जो यहाँ के जो वर्तमान उप जिला अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो किसी सरकारी कार्य की
बात करने, वार्तालाप करने के लिए ऑफिस में गए थे और ऑफिस में जाने के बाद में इनके लेखपालों के साथ दुर्व्यवहार एसडीएम के द्वारा किया गया है और उन्होंने आरोप यहाँ तक लगाया है कि कुर्सी से भी इन्हें उठा दिया है और उनके लिए तो एक टोल की फरवा बनाया है कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी मेरे चैम्बर में प्रवेश नहीं करेगा। तो उसको लेकर लगातार जिस तरह से जो दुर्व्यवहार किया है तो कहीं ना कहीं लेखपाल जो अध्यक्ष है और लगातार जो लेखपाल जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं आहत हैं और उसको लेकर लेखपाल संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं जनपद बुलंदशहर सचिन गर्ग और तहसील अध्यक्ष जो हरीश हैं उनके नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये धरना किस लिए किया जा रहा है और अध्यक्ष के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तो ऐसी क्या समस्या आई और जिसके लिए लगातार धरना जो बताया जा रहा है 30 तारीख पे एक उन्होंने अवगत कराया था, लेकिन 30 तारीख से 2 तारीख हो गई लेकिन अभी तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो लगाते हैं कि जिलाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये धरना कब तक चलेगा और किसान कब तक परेशान रहेंगे। तो मैं पत्रकार बंधुओं को आदर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आकर हमारी आवाज़ को सुना, इसके लिए मैं हमारा आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा किसी किसान भाई को परेशान कोई नियत नहीं है। वास्तव में जो घटना है वो अत्यंत अशोभनीय है, सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। हमारे सम्मानित तहसील अध्यक्ष और उनके साथी सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गए, सरकारी वार्ता करने के लिए गए। वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का चर्चा किया गया, वास्तव में वो एक सभ्य समाज का अंग नहीं है। लेखपाल संघ इसका उनके उस व्यवहार की वास्तविक रूप से कहीं न कहीं निंदा करता है। उस क्रम में हमारे सम्मानित तहसील अध्यक्ष महोदय ने तहसील यूनिट में 30 तारीख को उन्हें पत्र दे दिया था के साथों तहसील सभी लेखपालों को यहाँ बुलाकर उग्र धरना प्रदर्शन कराएगा। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस प्रकरण को लेकर कब तक संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से धरना प्रदर्शन जो लेखपालों का चल रहा है उससे कहीं ना कहीं शिकारपुर तहसील का किसान काफी परेशान है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप किसानों की समस्याओं को देखते हुए और इस समस्या को देखते हुए उच्च अधिकारी किस तरह से निर्णय लेते हैं या नहीं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बहराइच पहुंचे गोरखपुर जोन के एडीजी ने बैठक की है। डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक। लगातार भेड़ियों के हो रहे हमले की जानकारी भी ली गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर जानकारी ली गई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तहसील महसी के हरदी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक होने की बात सामने आई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर है। नगर निगम जोन 1 के कार्यालय में हादसा। जर्जर बिल्डिंग की गिरी फॉल सीलिंग। कई कर्मचारी कर रहे थे कार्यालय में काम और हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं कर्मचारी। स्थिति को जांचने के लिए जोनल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फॉल सीलिंग गिरने से आप देखिए बड़ा हादसा होते होते बचा है। कई कर्मचारी कर रहे थे कार्य। हादसे की चपेट में आने से कई कर्मचारी बचे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब के खिलाफ प्रदर्शन की बात सामने आई है। तो हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ प्रदर्शन, सेमिनार का विरोध किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जावेद हबीब के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। देश के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट हैं जावेद हबीब।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध में जमकर नारेबाजी किए जाने की बात सामने आई है। हबीब द्वारा सनातनी परंपरा को ठेस पहुंचाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर गोंडा से आपको हम बताते हैं। इस बीच गोंडा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक परिवार शौदे से परेशान नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शौदे से परेशान परिवार एसपी के दरबार में पहुंचा। यह अहम जानकारी सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आते जाते किशोरी पर करता है टिप्पणी। शिकायत पर कमरा बंद कर मां को धमकी दी है। शिकायत पर नगर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। मां और भाई के साथ पीड़िता पहुंची एसपी के पास। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली नगर के एक मोहल्ले का मामला बताया जाता है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। गोंडा से खबर, एक परिवार शौदे से परेशान नजर आ रहा है। गोंडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शौदे से एक परेशान परिवार अब न्यायालय के पास पहुंचा है। क्या मदद की जा रही है फिलहाल, और क्या एक्शन यहां पर पुलिस महकमे की ओर से लिए जाने की बात सामने आई है? जी, आपको पूरे प्रकरण बता रहे कि एक पीड़िता है जो विद्यालय पढ़ाने के लिए प्रतिदिन अपने घर से निकलती थी, तो रास्ते में एक विशेष समुदाय का लड़का उस लड़की का पीछा करता था, और लड़की जब उसको रोकती तो उसको धमकी देता था कि मार देंगे, ये कर देंगे। पीड़िता जब अपने घर से विद्यालय पढ़ाने के लिए जा रही थी तो उसने पीछे से, जो पीड़िता उसके पीछे से ये देखा, और देखने के बाद बताया कि तुम अगर हमसे निकाह नहीं करोगे तो उनको धमकी, तो तुमको जान से मार डालेंगे, धमकी दिया। तो पीड़िता ने अपने घर पे आकर के सारी समस्याएं अपने परिजन बताई। जब परिजन इस पूरे मामले को लेकर के नगर कोतवाली गोंडा गए, तो नगर कोतवाली की पुलिस पीड़िता के परिजन को 3 दिन से टरकाती रही। ना तो प्रार्थना पत्र लिया, ना ही कोई करना पंजीकृत किया, जिससे सौदे का हौसला और बुलंद होगा। सौदा फिर पीड़िता की माँ को, जब पीड़िता की माँ सौदे का शिकायत करने गई तो सौदे ने बंद करके पीड़िता की माँ को कहा कि तलवार से काट डालेंगे। उसने ऐसा बताया, पीड़िता की मैंने आरोप लगाया है सौदे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं गोंडा की जो नगर कोतवाली पुलिस है, सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीड़िता 3 दिन से न्याय के लिए नगर कोतवाली के चौखट पर जा रही है, और नगर कोतवाली पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय उसको वहां से कोतवाली से बाहर कर देती। तो जब आज मामला मीडिया के सामने आया, तो जब मीडिया ने आने के बाद मामला संज्ञान में आया, तो गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने तत्काल इस मामले पर कार्रवाई के लिए नगर कोतवाली पुलिस को आदेश दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गोंडा से खबर, एक परिवार शौदे से परेशान नजर आ रहा है और शौदे से परेशान परिवार एसपी के दरबार में पहुंचा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शौदे पर बेटी से छेड़छाड़ के कई आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। शिकायत पर नगर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मां और भाई के साथ पीड़िता पहुंची एसपी के पास। कोतवाली नगर के एक मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जाता है। गोंडा से खबर, एक परिवार शौदे से परेशान नजर आया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।